ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि मोदी राष्ट्रपति बनेंगे और योगी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहले आप एक बात समझिए कि 2027 में मध्यावधि चुनाव कराने की बात कही जा रही है और इस बात को विपक्ष भी कह रहा है कि मोदी जी कहीं ना कहीं 2027 में मध्यावधि चुनाव करवाएंगे। वो मध्यावधि चुनाव करवाने का कारण क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूं कि अब की बार 2024 में मोदी सरकार के ना दो बैसाखियां लग गई हैं। दो बैसाखियों के सहारे मोदी सरकार खड़ी है, एक नीतीश कुमार और दूसरा है नायडू जी। और मोदी जी ये चाहते हैं कि ये दोनों बैसाखियां हट जाएं, क्योंकि जब से ये दोनों बैसाखियों के सहारे सरकार खड़ी हुई है तब से ये कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि इनके जो आने वाले भविष्य के पूरी प्लानिंग थी, जो मंसूबे थे, वो कहीं ना कहीं रुक गए हैं, उनके ऊपर पानी फिर गया है। और इसलिए मोदी जी ने यह ठाना है कि इन बैसाखियों को हटाना है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में एक अनुच्छेद है, एक आर्टिकल है, और वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है आर्टिकल 82, अनुच्छेद 82। अब ये जो अनुच्छेद 82 है, अनुच्छेद 82 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 82 के तहत भारत की संसद एक परिसीमन अधिनियम लागू करेगी और उस परिसीमन अधिनियम के तहत एक परिसीमन आयोग का निर्माण कराया जाएगा और ये राष्ट्रपति की अनुमति से ये आयोग बनेगा। और परिसीमन आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करेगा। अब मैं आपको बता दूं कि 1971 से मुख्य रूप से परिसीमन की बात कही जा रही है अलग अलग सरकारों के द्वारा, लेकिन परिसीमन नहीं कराया गया क्योंकि उसकी तैयारियां पूरी नहीं थी। और आपने देखा कि भारत के अंदर नई संसद बनाई जाती है और वो जो नई संसद बनाई गई है वो इसी चीज को लेकर बनाई गई कि परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद भारत में लगभग जो लोकसभा सीटें होंगी वो 848 के आसपास हो जाएंगी और 848 लोगों के बैठने की व्यवस्था वो संसद के अंदर होनी चाहिए और इसलिए नई संसद का निर्माण कराया गया। और आपने देखा कि नई संसद के निर्माण के बाद महिलाओं को 1/3 लोकसभा में आरक्षण देने की बात कही गई, जो कि 2026 से लागू हो जाएगी। इसके बाद आपने मोदी जी को 2024 में ये सुना होगा कि अब की बार 400 पार, की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। तो वो जो अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था, मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं, जो चीज डिकोड करने जा रहा हूं वो समझिए। वो जो 400 पार का नारा दिया गया था वो 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए नहीं था। वो मोदी जी पहले से ही जनता का जो दिमाग है उसको प्रिपेयर कर रहे थे। किस चीज के लिए? कि लोकसभा में आपको भाजपा की 400 सीटें करनी है, क्योंकि 2024 का तो इनको पता था, ये इनके पास पूरी खबर थी, पूरा सर्वे था भाजपा के पास कि आप पूर्ण बहुमत में नहीं आ रहे हैं। और इसलिए इन्होंने पहले ही पूरी रणनीतियां बना ली थी कि किस किस के पास सीटें कितनी जा रही हैं और फिर उनको अपने साथ लेके सरकार बना लेनी है। तो जो 400 पार का नारा है
वो इसीलिए दिया गया कि 2027 में हम परिसीमन करेंगे और ये जो बैसाखियां हमारे लग जाएंगी, इन बैसाखियों को हटाने का इंतजाम करेंगे। परिसीमन के बाद क्या होगा, जैसे अब कांग्रेस की 100 सीटें हैं, तो आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस 150 सीट ले लेगी। बाकी सीटें जो हैं वो कांग्रेस की जो सीटें निकलने वाली थी उसको जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो निकल जाएंगी, वो खा जाएंगी, यानी कि कांग्रेस के खाते में केवल 150 सीटें हैं। लेकिन भाजपा के खाते में जो 400 पार का नारा था वो पूरा होने जा रहा है। भाजपा के खाते में 400 सीटें और 400 सीटों से भी ऊपर वो भाजपा के खाते में आ जाएंगे। और ये जो मध्यावधि चुनाव होगा, ऐसा भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो विभाजन की बात बहन जी के द्वारा कराई गई थी पहले, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको डिनाई कर दिया था। तो ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का 3 या 4 भागों में डिवाइड किया जाए, और वो केवल डिवाइड इसलिए किया जाएगा कि कहीं ना कहीं भाजपा सत्ता में रहना चाहती है और भाजपा को सत्ता में रहने के लिए उत्तर प्रदेश का विभाजन करना पड़ेगा। और एक जो सबसे बड़ी चुनौती अब गुजरात लॉबी के सामने आ रही है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ। अब गुजरात लॉबी को यह पता चल गया है जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है उसके पास ताकत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि लोकसभा सीटें ज्यादा है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया जाए जिससे कि कोई मुख्यमंत्री ज्यादा ताकतवर ना बन पाए और केंद्र सरकार के ऊपर हावी ना हो पाए। अब मैं आपको बता दूं कि 2027 में जो हमारी आदरणीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज समझ ली। अब हम पॉइंट पे आ रहे हैं जो आपने थंबनेल देखा कि योगी जी प्रधानमंत्री और मोदी जी राष्ट्रपति। ये हम क्यों कह रहे हैं? मोदी का पीएम पद से इस्तीफा हो सकता है 30 मार्च को, यानी कि जो आने वाला कल है, 30 मार्च को मोदी जी नागपुर जा रहे हैं। और पहले कयास ये लगाया जा रहा था कि ऑफिशियली भी ये सूत्रों के हवाले से पता चला कि ऑफिशियली मीटिंग जो है वो मोहन भागवत के साथ मोदी जी की होगी। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पे ये ज्यादा चर्चा हुई तो इस मीटिंग को अनऑफिशियल कर दिया गया है और चुपचाप तरीके से मोदी जी जो हैं वो मोहन भागवत जी से मिलेंगे। आरएसएस क्या चाहता है, जो भाजपा है इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी की वजह से भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने में देरी हो रही है। अब आरएसएस ने यह ठान लिया है, आपको पता है कि 21, 22 और 23 को बेंगलुरु में आरएसएस, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आरएसएस और आरएसएस के सहयोगी संगठन जो है उनकी मीटिंग हो चुकी है। और वो मीटिंग किस चीज को लेकर हुई? ये मीटिंग जो भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है उसको लेकर ये मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में जेपी नड्डा जी भी को भी बुलाया गया और उस मीटिंग में ये तय हो चुका कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। और कौन बनने जा रहा है इसका मैसेज जेपी नड्डा जी को दे दिया गया और जेपी नड्डा जी से ये बोला गया, जो हम आपको विश्वसनीय सूत्रों से बता रहे हैं, जेपी नड्डा जी से ये बोला गया कि जाइए और मोदी जी को बता दीजिए कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये व्यक्ति बनेगा। और वो व्यक्ति कौन है, हम पहले भी एक बार अपनी वीडियो में बता चुके हैं। एक हमने कई नामों की बात की थी कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, तो उसमें जो सबसे ऊपर नाम था वो था संजय विनायक जोशी, यानी कि शॉर्टकट में संजय जोशी। तो संजय जोशी जी को आरएसएस वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती, लेकिन गुजरात लॉबी जो है वो संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहती, क्योंकि संजय जोशी और मोदी जी की आपस में अनबन है, बनती नहीं है।
लेकिन आरएसएस ने ये देख लिया कि कहीं ना कहीं जो गुजरात लॉबी है वो निरंकुशता की तरफ जा रही है, वो आरएसएस से सलाह नहीं ले रही है, क्योंकि भाजपा निकली तो आरएसएस से ही है। तो इसलिए आप एक पैमाने पर और देखिए, जो मोहन भागवत जी गुजरात लॉबी से नाराज चल रहे हैं। एक बार 2024 के चुनाव में नड्डा जी ने ये बोला कि भाजपा को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, और उसके बाद भाजपा ने अपना असर दिखाया और 2024 में इनकी सीटें कम आई, और इस बीच नड्डा जी को माफी मांगने जाना पड़ा मोहन भागवत जी से नागपुर। तो अब मोहन भागवत जी से नाराज तो चल ही रहे हैं, कई बार खुले मन से मोहन भागवत जी ने इनका विरोध भी किया है कि ये अपनी चला रहे हैं, ये संगठन से कोई सलाह नहीं ले रहे हैं। तो अब की बार आरएसएस ये चाहता है कि जो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति बने जो किसी की कठपुतली ना बने, किसी के इशारे पर काम नहीं करे, वो अपने निर्णय स्वयं ले सके और मजबूत हो। तो ऐसा नाम जो है वो संजय जोशी जी का निकल के आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी जी बने, जो हम सूत्रों के, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। अब ये जो मीटिंग होने जा रही है, मुद्दे पे आते हैं 30 मार्च को, कि मोदी जी की 17 मार्च 2025 को जो उम्र है, एज है, वो 75 वर्ष हो जाएगी। और आरएसएस और भाजपा दोनों का ये मानना था कि जब 75 साल की एज आपकी हो जाए तो आप प्रधानमंत्री पद पर नहीं बने रह सकते हैं, आपको मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा, जैसे मुरली मनोहर जोशी को जाना पड़ा और आडवाणी जी को जाना पड़ा। तो अब बारी किसकी है? अब बारी है मोदी जी की। और आरएसएस ये चाहता है कि अब की बार प्रधानमंत्री जो बने वो एक ऐसा चेहरा बने जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है आरएसएस का, उसको प्रबलता से आगे ले जा सके, और जिसका 15 से 17 साल का राजनीतिक अनुभव रहा हो। और आपको पता है कि ऐसा चेहरा केवल एक ही नजर आ रहा है, वो है योगी जी, योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के पास अभी 75 साल एज होने में 15 से 20 साल रहेंगी, यानी कि आरएसएस को यदि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा तो बना देगी, क्योंकि आगे 15-20 साल का समय योगी जी के पास होगा, जिससे कि पूरा हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको बढ़ाया जा सके। और उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देख लिया, केवल हिंदुत्व की जो बात कर रहा है वो एक ही चेहरा इस वक्त, वो है योगी आदित्यनाथ। मोदी जी ने तो ईद पर आपने देखा, उससे कहीं ना कहीं आरएसएस भी किनारा कर गया है कि ईद पर इन्होंने एक किट बनवाई है जिसमें सेवैयां और बहुत सारी चीजें, मिठाई वगैरह, वो ईद पर बंटवाने का इंतजाम किया गया। हिंदुत्व की बात की जा रही है, वो केवल एक व्यक्ति के द्वारा की जा रही है, वो है योगी आदित्यनाथ। तो इसलिए प्रबलता से योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना सकता है आरएसएस। और जो मोदी जी हैं, मोदी जी को एक साइड में ले जाया जा सकता है, और यदि इनके सामने हो सकता है, जो 30 तारीख को मुलाकात है, ऐसा माना जा रहा है कि वहां मोदी जी भी होंगे, संजय जोशी भी होंगे और मोहन भागवत भी होंगे। ये पर्दे के पीछे की मीटिंग है, और इसमें ये तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और मोदी जी के सामने, जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है, ये प्रस्ताव रखा जाने वाला है कि या तो आप सुखद रिटायरमेंट ले लें, मार्गदर्शन मंडल में चले जाएं, या आप 2027 में राष्ट्रपति पद पर चले जाएं और योगी जी को चेहरा बना दिया जाए। इसी वजह से अब इस सारी कहानी में एक किरदार हो रहा है, एक रोड़ा हो रहा है, वो है अमित शाह जी। अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि 2025 से और 2027 तक 20 राज्यों में चुनाव होने हैं, ठीक है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार
असम, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, गोवा, कर्नाटक, मणिपुर और गुजरात। तो इन राज्यों में जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, इससे राजनीति में एक उथल पुथल आएगा। किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, इसके ऊपर भी जोर रहेगा। तो अमित शाह जी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें योगी जी अगले सीएम ना बने। एक फिल्म ये भी है। और आपने अभी देखा कि मोदी जी के बाद अमित शाह जी जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसकी उन्होंने एक तरीके से रणनीति बनानी शुरू कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर, और केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बनाया है। और केशव प्रसाद मौर्य के पास कुछ विधायक हैं संपर्क में, उनके द्वारा आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक एजेंडा, एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है उसकी थू-थू करवा दी जाए, जो प्रसिद्धि उन्होंने ली है उसको गिरा दिया जाए, और उसके पीछे पूरा एजेंडा चल रहा है। अब इन प्रदेशों में चुनाव होगा, कुछ में हो चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि मोदी जी ये मोहन भागवत जी से बोल के आए, जी ये चुनाव हो जाने दीजिए, इसके बाद आप चेंजेस कर लेना जो भी आपको चेंज करना है। ये भी एक बहाना जो है मोदी जी ले सकते हैं। लेकिन आरएसएस का रुख बिल्कुल साफ है, जो विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि जल्दी ही मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से आरएसएस हटाएगा और उस पद पर योगी जी को बैठाया जाएगा। अब योगी जी के लिए एक कयास और लगाया जा रहा है, राजनीतिक लोग जो मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आरएसएस पहले योगी जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, उसके बाद प्रधानमंत्री बनाए। और एक पहलू वो है कि मोदी जी को राष्ट्रपति तो बनाया जाए अभी 2027 में, और योगी जी को सीधा प्रधानमंत्री और संजय विनायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये पूरी चीज है। अब मोहन भागवत जी बिल्कुल गुजरात लॉबी से नाराज हैं, और जेपी नड्डा को आपने सुन ही लिया था। तो जेपी नड्डा ने जो अपना विचार दिया था, ये उनका अपना विचार नहीं था, किसी ने बोला था, और उन्होंने बोला कि भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है, कमजोर करने के लिए संघ को। लेकिन मैं आपको बता दूं, संघ को लगभग 100 साल हो गई, और संघ एक कहते हैं ना निर्माण करने वाली क्षमता रखता है। संघ ने ये साबित कर दिया 2024 के चुनाव में इनकी सीटें कम कराकर कि हम निर्माण भी कर सकते हैं, हम विनाश भी कर सकते हैं। और बाप बाप ही होता है। आपको पता है कि संगठन यानी संघ से ही भाजपा निकली। लेकिन ये जो गुजरात लॉबी आई, इन्होंने संघ को भी चुनौती दे रखी है, और इधर योगी आदित्यनाथ को भी चुनौती दे रखी है। और इस चुनौती में कौन कामयाब हो पाएगा, किसकी शतरंज की चाल चल पाएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक करें, और वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और आप एक नीचे QR कोड देख रहे होंगे, यदि आप हमारी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो इस QR कोड पर जो भी आपकी इच्छा हो वो आप डोनेट कर सकते हैं। और यदि आप डोनेट भी नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और राजनीति के अंदर की खबरें हम आप तक ला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।